दोस्तों, भारत की तरफ से इसरो ने रिसेंटली विकास इंजन का परीक्षण किया था। आपको पता है उस विकास इंजन का थ्रस्ट कितना है? कम से कम 800 किलो न्यूटन। और जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जा रहा है कावेरी इंजन, उसका थ्रस्ट हमें कितना चाहिए? 90 से 100 किलो न्यूटन के बीच में। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसरो के विकास इंजन को तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, और विकास ही नहीं, इससे पहले कई सारे इंजन हम लोग डेवलप कर चुके हैं जिनका थ्रस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज तक हम लोग 90 किलो न्यूटन तक का कावेरी इंजन डेवलप क्यों नहीं कर पाए? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि भारत इतने भारी भरकम विश्व विख्यात रॉकेट इंजन तो डेवलप कर लेता है, लेकिन एक जेट इंजन तैयार नहीं कर पाता जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे LCA प्रोग्राम में कर सकें। आज इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बार बार इस सब्जेक्ट को लेकर आता है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या फर्क है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैं आपको इतनी आसान भाषा में बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को बड़े इजीली समझ में आ जाए। देखिए, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल में जितना फर्क होता है, एग्जैक्टली उतना ही फर्क जेट इंजन में और रॉकेट इंजन में होता है। जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल बहुत भारी भरकम होती है, बहुत ज्यादा तबाही मचाती है, बहुत ज्यादा रेंज होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अग्नि 5 को ले लीजिए, जिसकी रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर है। वो तो हम लोगों ने बड़ी इजीली बना ली। लेकिन क्रूज मिसाइल की बात की जाए, जो कि भारत के द्वारा बनाई जा रही है स्वदेशी रूप से, निर्भया मिसाइल, उसे बनाने में हम लोग उतने कामयाब नहीं हो पाए, जबकि उसकी रेंज केवल 1500 किलोमीटर होने वाली है। 300 से 400 किलोग्राम का वो वॉरेड लेकर जाने वाली है, जबकि अग्नि 5 टनों तक ले जा सकती है। लेकिन वो मिसाइल हम लोग बड़ी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल नहीं बना पाते। एग्जैक्टली यही वाली सिस्टम काम करता है जेट इंजन के साथ और रॉकेट इंजन के साथ। दोनों ही इंजन को अल्टीमेटली अपना फ्यूल बर्न करके थ्रस्ट जनरेट करना है। एग्जॉस्ट के जरिए ढेर सारी गैस छोड़कर थ्रस्ट जनरेट करके अपने अपने विमानों को हवा में तैराना है, उड़ाना है। यही प्रिंसिपल दोनों ही इंजन के साथ काम करता है। लेकिन अगर बात कीजिए रॉकेट इंजन की, तो रॉकेट इंजन को हम लोग रीयूज नहीं करते। उसे केवल एक ही बार आपको स्टार्ट करके उसका थ्रस्ट जनरेट करके आसमान में छोड़ देना होता है। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ भी ऐसा ही होता है। उसे आप दोबारा फ्लाइट के दौरान कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने एक बार अगर रॉकेट इंजन को स्टार्ट कर दिया तो फिर वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प इसके लिए नहीं हो सकता। लेकिन अगर फाइटर जेट के इंजन की बात की जाए तो वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पीछे का कारण है कि उसे आपको रीयूज करना है, उसको फ्लाइट के दौरान कंट्रोल भी करना है। उसकी स्पीड आपको समय आने पर कम करनी है, समय आने पर ज्यादा भी करनी है। कहने का मतलब वो रीयूज हो सके, उसको हम लोग बार बार कंट्रोल कर सकें। ये सारी खूबियां एक जेट इंजन के अंदर होती है। भाई, जेट इंजन को कम से कम हमें 2000 घंटों तक तो रन करवाना ही है। ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार या फिर 6000 घंटों तक भी हम रन करवा सकते हैं। तो इस लायक बनाने के लिए बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में केवल 4 ही देश ऐसे हैं जो कि प्रामाणिकता के साथ इंजन बनाते हैं, जिनके इंजन के ऊपर पूरी दुनिया रिलाई कर सकती है, जैसे रशिया, अमेरिका, साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस। बाकी के भी कुछ देश कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चाइना का नाम भी आता है, भारत का आता है, जापान आता है, लेकिन ये देश अभी इतने भरोसेमंद इंजन नहीं बना पाते। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंजन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। वर्किंग प्रिंसिपल लगभग समान होती है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसी के साथ साथ फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, हम समझ सकते हैं। अब रॉकेट इंजन के साथ अच्छी बात यह रहती है कि इसके साथ लिक्विड ऑक्सीजन को रखा जाता है। तो ये स्पेस में जहां पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पर अपनी लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फ्यूल को लगातार बर्न करता रहता है और थ्रस्ट जनरेट करता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए फाइटर जेट की, तो इसके इंजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन नहीं होती। तो फिर ये फ्यूल को बर्न करेगा कैसे? अल्टीमेटली इसे क्लाइमेट से ही ऑक्सीजन लेनी होती है, जो कि हाई एल्टीट्यूड के दौरान बहुत दिक्कतें जाती है। हमने लद्दाख वाले इलाके में ही देखा, हमारे सैनिकों को सांस लेने में भी दिक्कत जाती है। तो फिर फाइटर जेट तो उससे भी ज्यादा एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, तो फिर वहां पर ऑक्सीजन को अरेंज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी जेट इंजन के लिए। लेकिन उसके बावजूद जेट इंजन करते हैं इस तरह की चीजें। इन सब कारणों की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि जेट इंजन और रॉकेट इंजन को बना पाने में फर्क क्या है। अब बात ये कर ली जाए कि फिर भी चलिए कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समय इतना ज्यादा हो चुका है कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को शुरू किए कि अभी तक तो इसने बन जाना था। 80 के दशक के बाद हमने कावेरी इंजन को बनाना शुरू किया और अभी 2022 आ चुका है। एक लंबा समय हमने स्पेंड किया इसके ऊपर। तो कायदे से तो अभी तक बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों नहीं बना? तो इसके पीछे का कारण है हम लोग खुद, या फिर हमारी आर्थिक स्थिति भी। जब अमेरिका, फ्रांस, रशिया इस तरह के देश इंजन डेवलप करते हैं, या इनकी कंपनियां कोई नए इंजन के ऊपर काम करती है जो कि ऑलरेडी पहले कई सारे इंजन बना चुकी है, कई सारा एक्सपीरियंस ले चुकी है, उसके बावजूद जब ये इंजन बनाने की शुरुआत करते हैं तो कम से कम इनके पास बजट $1 बिलियन का तो होता है, कम से कम।
और ये बजट मैं आपको बता रहा हूँ 90s के पहले के दौर का। आज तो और ज़्यादा बजट इनके पास अवेलेबल होता है। लेकिन जब भारत की तरफ से कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उस समय हमने डीआरडीओ की ही एक संस्था तैयार की जिसका नाम है जीटीआरई। हम सभी जानते हैं कि जीटीआरई ने ही कावेरी इंजन को डेवलप किया है, जो कि डीआरडीओ के अंडर ही काम करती है। तो ये संस्था बिल्कुल नई थी, इसके पास पहले किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और हमने इसे जेट इंजन डेवलप करने के लिए जो फंड दिया था वो था केवल $50 मिलियन। तो कहने का मतलब ये फर्क बहुत था। जो फॉरेन कंट्रीज जेट इंजन डेवलप करती हैं उनकी कंपनीज के पास फंड की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, जबकि बात की जाए भारत के जीटीआरई की तो उसके पास फंड न के बराबर था। उसके बावजूद हमने कावेरी इंजन को तैयार कर लिया और सारी कुछ चीजें लगभग इसमें बराबर साबित भी हुई। केवल इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो वो जो कि सबसे ज्यादा जरूरी था, यानी इसका थ्रस्ट, रिक्वायर्ड थ्रस्ट ये हमें नहीं दे पा रहा था। 90 से 100 के बीच में 90 से 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट ये हमें नहीं दे पा रहा था और इसका थ्रस्ट जो आज हम लोग देख पा रहे हैं वो 70 से 75 किलो न्यूटन के आसपास है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता। कहने का मतलब थ्रस्ट के मामले में हम लोग यहाँ पर पिछड़ गए। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा था और इसी नॉइस की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। हालांकि इसकी टरबाइन के लिए हमने कई सारे पार्ट्स फ्रांस से खरीदे, फ्रांस की साफरान से। उसके बाद ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी, यानी ये ज़्यादा वाइब्रेशन और ज़्यादा नॉइस क्रिएट नहीं कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली थ्रस्ट तो हम लोग अभी तक इसका नहीं बढ़ा पाए और आज परिस्थिति ये है कि इसे एलसीए प्रोग्राम में इस्तेमाल ना करते हुए हमें यूसीएबी में करना है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने इंजन डेवलप तो किया, लेकिन वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। तो इसके पीछे का एक कारण तो मैंने आपको बताया कि फंड की काफ़ी कमी थी। दूसरी बात, टेस्टिंग फैसिलिटी। इंजन की टेस्टिंग के लिए हमें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, रशिया भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो कावेरी इंजन की टेस्टिंग थी वो काफ़ी लेट हो गई। रशिया की IL-76 एयरक्राफ्ट में इसका इंटीग्रेशन करके फिर इसकी हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट करने हैं। ये टेस्टिंग फैसिलिटी भारत में अवेलेबल नहीं है और आप जब चाहे तब, जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तब तो इसे विदेश नहीं भेज सकते कि भैया लीजिए इसे टेस्ट कर दीजिए। कहने का मतलब सारी कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खुद की साइकिल होना। किसी से मांग कर आप शायद उसे नहीं सीख सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ लगातार बनी रही। आज भी हमारे पास इतने साल हो जाने के बाद टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, जिसमें कई सारी ग्राउंड टेस्टिंग की कमी है हमारे पास और साथ ही हाई एल्टीट्यूड परीक्षणों के लिए भी बहुत सारी कमी इस समय महसूस की जा रही है। ये डीआरडीओ और इसरो के कुछ पूर्व साइंटिस्ट मिलकर इन सारी चीज़ों को भारत में अरेंज करके कावेरी इंजन के ऊपर दोबारा काम करने की बात कह रहे थे। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया भी था इस वजह से। तो इन सब चीज़ों में ढेर सारा पैसा खर्च होता है जो कि हम लोगों ने करना उचित शायद नहीं समझा। इसी के साथ साथ हमारी लेट लतीफ़ी भी रही। हमारी पुरानी सरकारों ने प्रॉपर फॉलोअप नहीं लिया इन सब प्रोजेक्ट का और इसी की वजह से इसके ऊपर ढिलाई लगातार चलती रही और आज तक हम लोग जेट इंजन को तैयार नहीं कर पाए। तो ये सारे कारण बीच में आ गए जिस वजह से हम लोग आज तक कावेरी इंजन को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए जहां पर इसे होना चाहिए था। आई होप कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने में कामयाब रहा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply,